आज हम प्राचीन काल के पाश्चात्य महान विचारक अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल और यूनानी भाषा में अरिस्टोटेलेस कहा गया है। इसका समय 384 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तु का जन्म मैकेडोनिया के स्तगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के पिता राजवैद्य थे और उनकी अभिलाषा थी कि उसका पुत्र भी वैद्य विद्या में पारंगत हो, किंतु उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण अरस्तु 368 ईसा पूर्व एथेंस आकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ स्कूल में प्रविष्ट हो गए। उस समय अरस्तु की आयु 17 वर्ष की थी और उन्होंने प्लेटो का सत्संग लाभ लगभग 20 वर्षों तक किया तथा अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन मनन करने के साथ साथ कुछ वर्षों तक वहीं अध्यापन कार्य भी किया। प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित थे और अरस्तु को वे विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा करते थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु एथेंस छोड़कर हर्मिथास के राजदरबार में जाकर एक शिक्षक और चिकित्सक के रूप में रहने लगे। 343 ईसा पूर्व मैकेडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक नियुक्त कर दिया। उस समय सिकंदर की आयु 13 वर्ष की थी और सिकंदर के राज्याभिषेक के पश्चात भी वे उसके साथ रहे। उन्होंने एथेंस के निकट अपोलो में अपना एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित किया, जहां ज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं का अध्यापन हुआ करता था। 223 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अरस्तु को दुर्दिन का सामना करना पड़ा। उन पर अनेक आरोप लगाए गए। इस प्रकार अब अरस्तु एथेंस छोड़कर यूकोवा के अंतर्गत छाल्कीस नामक स्थान में रहने लगे और 1 वर्ष के पश्चात वहीं उनकी मृत्यु हुई। अरस्तु की प्रतिभा बहुमुखी थी और ज्ञान विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र न था जिसे उनकी प्रतिभा का प्रकाश न प्राप्त हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि अपनी 62 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। तर्कशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, राजनीति आदि सभी ज्ञान विज्ञान की प्रमुख शाखा प्रशाखाओं पर विस्तृत विचार किया है। साहित्य शास्त्र में उसके 2 ग्रंथ प्रमुख हैं, रेटोसिक्स या तेनखेस रिटोरिक्स अर्थात भाषण शास्त्र, दूसरा है पोएटिक्स या पेरीपोएटिकेस अर्थात काव्य शास्त्र। यद्यपि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, पर उसके चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और जहाँ की प्लेटो ने अपने दर्शन जनित सिद्धांतों को पूर्ण धारणा के आधार पर काव्य को परखा तथा काव्य वस्तु की सामाजिक उपयोगिता पर ही ध्यान रखा, वहाँ अरस्तु ने मूल्य या प्रकृति विषयक किसी पूर्व धारणा के आधार पर काव्य का परीक्षण न कर काव्य प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए काव्य मूल्यों की स्थापना की। इस प्रकार उसकी आलोचना पद्धति विश्लेषणात्मक थी और उसने कविता की व्याख्या सर्वथा नवीन ढंग से की थी। कविता 2 विशेष कारणों से उद्भूत होती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों कारण स्वाभाविक हैं। पहला कारण है अनुकरण और सहज वृत्ति, जो मानव में बचपन से ही पाई जाती है। इस बात में वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मनुष्य सब कुछ अनुकरण से सीखता है और अनुकरण में आनंद की अनुभूति भी होती है। काव्य के उद्भव के मूल में दूसरी सहज वृत्ति सामंजस्य और लय की है तथा इस सहज वृत्ति से संपन्न मनुष्य
धीरे धीरे अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास करता है, जिससे उसकी कृतियाँ कविता का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार अरस्तु कविता का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से मानकर उसका जीवन से घनिष्ठ संबंध बतलाता है। और यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो वस्तु जीवन के भीतर से प्रकट होती है वह जीवन के लिए स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण होगी। कविता की महत्वपूर्ण और जीवन की स्वाभाविक सृष्टि मानने के साथ साथ अरस्तु ने कवि को सृष्टा भी कहा है, क्योंकि वह कथानक की सृष्टि करता है और यह कथानक ही काव्य की आत्मा है। जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होने के कारण काव्य में भी विशदता और विस्तार की संभावनाएं रहती हैं, परंतु जीवन का जो रूप कविता में अंकित होता है वह अनिवार्य रूप से सत्य नहीं होता, बल्कि उसमें कल्पना की भी गुंजाइश रहती है। यही कारण है कि उसका चयन यथार्थ जीवन से करने के बावजूद वह कभी कभी पूर्णतः कल्पित प्रतीत होता है। पर काव्य का सत्य हमेशा इतिहास के सत्य से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वह मुख्यतया कवि द्वारा दर्शित एवं अनुभूत यथार्थ जीवन गृहीत होता है। इतना अवश्य है कि यदि काव्य में प्रस्तुत किया गया जीवन शैलीगत नवीनता भी लिए हुए हो तो वह और भी अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। यूनानी भाषा में मिमीसिस, अंग्रेजी में इमिटेशन, हिंदी में अनुकरण या अनुकृति, किंतु अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में सादृश्य विधान के अर्थ में प्रयुक्त किया है। अपने गुरु प्लेटो के समान अरस्तु ने भी कला को अनुकरण मानते हुए अनेक कलाओं की भांति काव्य कला का मूल स्रोत अनुकरण को माना है। अरस्तु ने अपने युग में प्रचलित कला अनुकरण है सूत्र को प्लेटो के अनुकरण शब्द की तरह हूबहू नकल करने के अर्थ में किया था, और उसका कहना था कि कवि या कलाकार बाह्य जगत की वस्तुओं का अनुकरण प्रस्तुत करता है, लेकिन अरस्तु ने यह माना कि कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं बल्कि प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुओं को माना है और अरस्तु ने गोचर वस्तुओं के अस्तित्व में आधारभूत रूप से निहित प्रकृति नियमों को अनुकरण का विषय कहा है। प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय जगत के बाह्य, स्थूल एवं गोचर रूप मात्र से नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति को विश्व की सृजनात्मक शक्ति या उत्पादक सिद्धांत मानता है। और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकार उसने अपने फिजिक्स नामक ग्रंथ में लिखा है, कोई वस्तु क्या है उसे हम अपेक्षाकृत सही रूप में तभी कह सकते हैं जबकि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, न कि वह अपूर्ण रूप से विकसित दशा में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु का पूर्ण विकसित रूप ही उसका आदर्श रूप होता है और यही उसका सामान्य रूप भी है, तथा इसी रूप या आदर्श की उपलब्धि की ओर प्रकृति निरंतर कार्यरत रहती है। पर कई कारणों से वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती और कवि या कलाकार उक्त अवरोधक कारणों को हटाकर प्रकृति की सर्जन क्रिया का अनुकरण करता हुआ प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार कवि का कलाकार वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करता है कि उससे उस वस्तु के सार्वभौम एवं आदर्श रूप का बोध हो, और इसलिए अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के शाब्दिक अर्थ में अरस्तु ने एक नवीन जीवन भरकर
कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया और सुंदर को शिव से अधिक व्यापक मानकर कहा कि अनुकरण पुनः सृजन की एक क्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना सामग्री का चयन करते समय यथार्थ एवं वास्तविक जगत में से किसी अभिनय वस्तु का निर्माण करने में समर्थ होता है। इस प्रकार अरस्तु के कथन अनुसार अनुकरण का अर्थ है प्रतिकृति, रिप्रोडक्शन या विचार के अनुरूप सर्जन साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम जीवन का कल्पनात्मक पुनः सृजन कह सकते हैं। यही कारण है कि अरस्तु ने कविता को अनुकरणात्मक कला मानते हुए भी उसे कला का सर्वोच्च प्रकार बतलाया है, जो मानव के सार्वभौम तत्व की अभिव्यक्ति है, जो विशिष्ट से बाह्य न होकर विशिष्ट में ही अंतर्निहित है। इस संबंध में एवरक्राम्बी का यह मत द्रष्टव्य है। यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है, पर तथ्य यह है कि हम कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं कि हमें वह प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। इस प्रकार एवरक्राम्बी के अनुसार अरस्तु ने कविता में अनुकरण का वही अर्थ ग्रहण किया जो अर्थ आजकल हम तंत्र या शिल्प का मानते हैं। अतः अरस्तु का यह अनुकरण सिद्धांत निर्विवाद रूप से काव्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सिद्धांत भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं। स्कॉट जेम्स ने तो इसे जीवन के कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय माना है। इमिटेशन फॉर द पोएटिक्स, द ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन लिटरेचर, what in our language we might can the imaginative reconstruction of life। प्लेटो के अनुसार कवि अपनी कृति में तथ्य को प्रस्तुत करता है, सत्य को नहीं। और अरस्तु ने अपने गुरु के इस मत को अपने नवीन ढंग से व्याख्या करते हुए कहा, कवि कथ्य को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह सत्य में परिणत हो जाता है। अरस्तु ने काव्यगत सत्य को इतिहास से उच्च कोटि का माना है। कवि तथा इतिहासकार में वास्तविक भेद यह बतलाया है कि एक तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। अरस्तु के कथन का अभिप्राय यह है कि कवि सार्वभौम का वर्णन करता है जबकि इतिहास सीमित या विशिष्ट का चित्रण करता है। इसलिए इतिहास से काव्य को अधिक दार्शनिक एवं उच्चतर वस्तु समझना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। पोएट्री इज अ मोर फिलोसॉफिकल, अ हायर थिंग दैन हिस्ट्री। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु काव्य सत्य को अत्यधिक महत्व देने के पक्ष में था। उसका यही कहना था कि काव्य सत्य व्यक्तिगत तथ्य होता हुआ भी उससे अधिक व्यापक और स्थायी सत्य होता है। साथ ही अरस्तु वस्तुगत यथार्थ को सत्य नहीं मानता, बल्कि भावना के सत्य को अर्थात आदर्श को भी सत्य स्वीकार करता है। परंपरागत मानव विश्वास तथा मानव धारणाओं को भी काव्य सत्य के अंतर्गत स्थान प्रदान करता है। इतना ही नहीं, अरस्तु के अनुसार वे छोटी छोटी असंगतियाँ, तथ्य संबंधी भूल और असावधानी के कारण हो जाने वाली त्रुटियाँ भी क्षम्य हैं, यदि वे कृति के सामूहिक प्रभाव को विकृत नहीं करती। यह कहा जाता है कि काव्य सत्य के सर्वमान्य रूप का विश्लेषण करते समय अरस्तु ने प्रकारांतर से भारतीय काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत साधारणीकरण की ओर संकेत किया है। वस्तुतः साधारणीकरण की समस्या यही है कि एक के भावाभिव्यक्ति
एक की भावाभिव्यक्ति सर्वसाधारण को किस प्रकार आस्वादित करती है, और अरस्तु ने भी काव्य का प्रयोजन यही माना है। विशेष की अनुभूति को सामान्य की अनुभूति बना दिया जाए तथा विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से सार्वभौम सिद्ध हो जाए, तो यही साधारणीकरण कहलाती है। इस प्रकार कवि कर्तव्य की विवेचना करते हुए अरस्तु ने साधारणीकरण के सिद्धांत का समर्थन किया है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सदृश कवि को शिक्षक मानकर कविता का संबंध नैतिकता के साथ स्थापित नहीं किया और काव्य का संबंध नाटक, दर्शन एवं राजनीति से भी नहीं जोड़ा, बल्कि काव्य को मानव आत्मा का स्वतंत्र व्यापार मानकर कविता को नैतिकता के बंधन से निकालकर उसमें सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार अरस्तु का यही कहना है कि यदि कवि अपनी कृति के द्वारा समुचित आनंद प्रदान करने में असमर्थ है तो उसकी कृति सफल नहीं मानी जा सकती। वह एक उत्तम शिक्षक हो सकता है, श्रेष्ठ कलाकार नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु ने ज्ञानार्जन एवं आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है और काव्य के इन दोनों उद्देश्यों को पृथक पृथक रूप से स्वीकार करते हुए भी दोनों को तात्विक दृष्टि से एक कहा है, क्योंकि ज्ञानार्जन आनंद का ही एक साधन है। अरस्तु ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए उनके 3 भेद बतलाए हैं: ट्रेजेडी, कॉमेडी और महाकाव्य। साथ ही इन तीनों की पारस्परिक भिन्नता स्पष्ट करते हुए ट्रेजेडी और कॉमेडी का विस्तृत विवेचन करते हुए महाकाव्य का स्वरूप विश्लेषण भी किया है। अरस्तु ने महाकाव्य, कॉमेडी और गीति काव्य में ट्रेजेडी को श्रेष्ठ माना है। ट्रेजेडी का उद्देश्य करुणा एवं भय के मनोभावों का उद्रेक करके उसका विवेचन करना बतलाया है, जिससे कि निर्दोष आनंद की प्राप्ति हो सके। साथ ही उसने ट्रेजेडी के कार्य तत्व पर विशेष जोर देते हुए यह भी कहा है कि ट्रेजेडी एक ऐसे कार्य का अनुकरण है जो समस्त है और जो स्वतः पूर्ण है, जिसका एक निश्चित आयाम है। अरस्तु का कहना है कि यह कार्य तत्व दीर्घकालीन होना चाहिए, जिससे कि ट्रेजेडी व्यवस्थित रूप से विकसित होकर दुखांत की सीमा तक स्वाभाविक रूप में पहुंचकर यह तत्व संक्षिप्त हो सके। इसी प्रकार अरस्तु ने प्रत्येक कार्य व्यापार के आदि, मध्य और अंत नामक 3 भाग मानते हुए कहा है कि ट्रेजेडी का आदि या आरंभ स्पष्टतः के साथ समझ में आना चाहिए और अंत संतोषप्रद होना चाहिए तथा मध्य भाग जो कुछ पहले प्रतिपादित किया जा चुका है उसका परिणाम होना चाहिए, जिससे हम स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष तक पहुंच सकें। ऐसा कहने का अभिप्राय है कि किसी सुगठित कथा का आदि या अंत अकस्मात ही प्रस्तुत न किया जाकर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। अरस्तु ने अपने किसी भी ग्रंथ में न तो विरेचन सिद्धांत की कोई परिभाषा ही दी है और न उसकी कहीं व्याख्या ही किया है। यदि विचार किया जाए तो अरस्तु ने केवल 2 सिद्धांतों पर विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम तो अपने पोएटिक्स नामक ग्रंथ में उसने त्रासदी की परिभाषा देते समय इस शब्द का प्रयोग किया है। इस परिभाषा में विरेचन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने ट्रेजेडी का कार्य बताने के लिए किया है। दूसरा स्थल जहां अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग किया है उनके पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में, जहां विरेचन शब्द का प्रयोग इस रूप में हुआ है। किंतु इससे आगे हमारा यह मत है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए होना चाहिए। शिक्षा के लिए,
विरेचन के लिए, संगीत से बौद्धिक आनंद की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में विरेचन के अभिप्राय को शुद्धि माना है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द है कथारसिस। हिंदी में इसका अनुवाद रेचन, विरेचन एवं परिष्करण शब्दों द्वारा किया जा सकता है, पर विरेचन शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। जिस प्रकार विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद से संबंधित है, उसी प्रकार कथारसिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। सामान्यतया चिकित्सा शास्त्र में विरेचन का अभिप्राय है रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थ को निकालना। अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा विज्ञान से ग्रहण कर काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। इस प्रकार उनका कहना है कि ट्रेजेडी करुणा और त्रास के कृत्रिम उद्रेक द्वारा मानव के वास्तविक जीवन की करुणा और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है तथा ट्रेजेडी के पठन एवं प्रेक्षण से संयत रूप में करुणा एवं भय का जो संचार होता है, उसके व्यवहारिक जीवन में करुण एवं भय के प्रचंड आवेगों को झेलने की शक्ति आ जाती है। अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से विरेचन शब्द को परखा और विरेचन के 3 अर्थ माने: धर्मपरक, नीतिपरक एवं कलापरक। इस प्रकार प्रोफेसर मेरे एवं लीबी आदि कुछ विद्वानों का कहना है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द का लाक्षणिक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया और उसका अर्थ था बाह्य उत्तेजना तथा अंत में उसके समन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत सर्वथा नवीन ढंग से ट्रेजेडी के आस्वाद की समस्या का समाधान करता है और अरस्तु को विरेचन से केवल इतना ही अभिप्रेत था कि ट्रेजेडी देखते समय मन की कटुता नष्ट हो जाती है और दर्शक मन शांति का उपभोग करता है। वास्तव में अपने गुरु प्लेटो के विचारों का खंडन करने के लिए ही अरस्तु ने विरेचन पर बल दिया है और कहा है कि ट्रेजेडी काव्य के भावों को विकृत नहीं करते, परंतु मानव को वातोन्मत्त भी नहीं बनाते, बल्कि उनका विरेचन करते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी द्वारा मानव के दबे हुए भाव समय समय पर अभिव्यक्ति पाकर स्वस्थ हो जाते हैं। अरस्तु को पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आद्य आचार्य कहा गया है। उसने ही सर्वप्रथम काव्य एवं कला को सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या प्रदान किया है। काव्य कला को राजनीति एवं नैतिकता के बंधन से पृथक कर उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा कर उसे गौरव प्रदान किया है। इतना ही नहीं, वस्तुनिष्ठ निर्णयात्मक आलोचना पद्धति को आधारशिला रखने का श्रेय भी अरस्तु को ही दिया जाता है और यह भी सत्य है कि उसने अपने विश्लेषण एवं चिंतन के द्वारा बाकी पीढ़ी को आलोचनात्मक शक्ति प्रदान कर सोचने समझने के लिए बाध्य किया और इसलिए कार्ल मार्क्स ने भी प्राचीन काल का महानतम विचारक स्वीकार किया है। इस प्रकार आज हमने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत का अध्ययन किया है।